अब बात होगी चैप्टर एंड एक्सरसाइज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें क्या करना है, ये जो भी रैशनल नंबर दिए इन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में? लॉन्ग डिवीजन से। तो सबसे पहले 3/50 निकालना होगा आपको, 3/50। अब आप देख रहे हैं कि 3 बहुत छोटा है, 50 बहुत बड़ा है। तो आप चाहो तो पहले जीरो लगा दो, यहाँ क्या लगा सकते हैं, डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाते तो हर स्टेप पे एक जीरो लगाना यहाँ पे अलाउड है। तो अब 50 और 30 को देखें, 30 फिर से छोटा है 50 से, तो अब एक जीरो और नहीं लगा सकते। अब आपको 50 इंटू जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हर स्टेप में एक जीरो लगा सकते थे तो ये 300 हो जाएगा। तो 50 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और यहाँ पर रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.06। तो 3/50 को हमने डेसिमल बदल दिया और इसका आंसर आ गया 0.06, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है। आंसर क्या आ गया, 0.06। डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है। जब भी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए अगला 2/9 निकालते हैं। 2/9, अब 2 छोटा है 9 से, अगेन फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, और जैसे ही डेसिमल लगाते हो तो हर स्टेप पे आप एक जीरो लगा सकते हो। 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएंगे, बचेगा 2। अब 2 बचा है तो फिर से हर स्टेप में आप जीरो लगा सकते हो, तो यहाँ आया 20। 9 इंटू 2 अगेन 18, फिर 20, फिर 2, फिर 18, 20। ये तो भाई साहब रिपीट ही होता जा रहा है, ये तो रुकने का नाम लेगा नहीं। तो इसे हम बोलेंगे 0.2 बार। तो 2/9 को हम बोलेंगे 0.2 बार। अब ये जो डेसिमल है ये नहीं रुक रहा है। जब डेसिमल रुक जाता है तो उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब डेसिमल रुक जाता है तो उसका नाम अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये जो डेसिमल है ये नहीं रुक रहा है, ये नहीं रुक रहा है, तो इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 222 रिपीट कर रहा है, देखो 0.2 बार लिखा है, तो यहाँ 222 रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, लेकिन 222 रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल है। हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में कि नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रुक नहीं रहा है, 22222 बढ़ रहा है, और 222 रिपीट कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता 0.10, 100, 100, तो देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक ही नहीं रहा, लेकिन कुछ रिपीट नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर 10 रिपीट कर रहा है, कहाँ रिपीट कर रहा है, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000 है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना रुके और ना रिपीट करे। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो ना रुके लेकिन रिपीट करे। शायद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि √5 को भाई साहब इररेशनल प्रूव कर दो। √5 को हमें क्या करना है, इररेशनल प्रूव करना है। तो √5 को अगर आपको इररेशनल प्रूव करना है तो एक चीज पहले, एक चीज हमें कैसे पता कि √3 या √5 या √2 ये एक इररेशनल नंबर है। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि ये जितने भी इररेशनल नंबर होते हैं, इनकी एक पहचान होती है। ये जितने भी इररेशनल नंबर होते हैं इनकी एक पहचान होती है। क्या होती है सर पहचान? इन सभी का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब डेसिमल रुकता नहीं है। साथ ही साथ क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इन सभी का डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब जो लोग भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमें बताया गया था कि जो लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो इररेशनल नंबर की पहचान है कि उनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो भाई साहब मेरे को तो पता है √5 क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसका डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे जैसे √2 का आंसर होता है 1.414, और ये आगे चलता ही जाता है, तो ये नहीं रुकता, नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई चीज रिपीट भी नहीं करती। आप बोलोगे सर 4 रिपीट कर, ऐसा नहीं होता। 4 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, ऐसे होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुक रहा और रिपीट भी कुछ नहीं कर रहा। तो भाई इररेशनल नंबर की पहचान ही होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन ये हमसे जबरदस्ती बोल रहा है कि √5 को क्या प्रूव कर दो, इररेशनल। हम तो जानते हैं √5 क्या है, इररेशनल। तो जब हमें पता है कि √5 इररेशनल होता है, जबरदस्ती बोल रहा है कि √5 को इररेशनल प्रूव करो, तो इसमें हमेशा हम उल्टा प्रोसेस लगाते हैं। उल्टा प्रोसेस क्यों लगाते हैं? भाई हमें पता है √5 इररेशनल है, लेकिन हमसे पूछ रहा है। अब पता कैसे है? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपसे कोई बोले √5 इररेशनल क्यों है, तो बोलो उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन ऐसी जबरदस्ती की बात हमसे करता है कि √5 को इररेशनल प्रूव करो, इसलिए इन सबको प्रूव करने के लिए उल्टा मेथड लगाया जाता है। सब आपको उल्टा मेथड बताते हैं, लेकिन क्यों लगाना है वो मैंने आपको बताया। तो हम क्या करते हैं, √5 को रैशनल मानते हैं। क्या प्रूव करना है, इररेशनल। लेकिन मान क्या रहे हैं सर, रैशनल मान रहे हैं। क्यों, उल्टा मान रहे हैं। अब उल्टा मानने से क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ढंग से सुनना यहाँ पे, ढंग से। सबसे पहले रैशनल नंबर की खासियत क्या होती है? जैसे मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 7/5। अब इसकी खासियत क्या है? देखो 7 आता है 1 और 7 की टेबल में, और 5 आता है 1 और 5 की टेबल में। दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। अब एक और रैशनल नंबर देखो 12/13।
आपको जो भी रैशनल नंबर अच्छा लग रहा हो उठाओ और उसको देखो। 12 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। 12 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 की टेबल में आता है। 13 जो है 1 और 13 की टेबल में आता है। तो रैशनल नंबर की खासियत देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप बोलते हो a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, तो a और b के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ 1। अगर a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है तो a और b के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1। इसलिए इन्हें कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं इन्हें? को प्राइम। मैं धीरे धीरे देखिए हर चीज जोड़ता जा रहा हूं। तो ये रैशनल नंबर है a बाई बी, इनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ 1 होते हैं। आप चेक कर सकते हो। अगर इनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। अब ढंग से सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं √5 को एक रैशनल नंबर मानूंगा। क्या मानूंगा मैं? √5 को एक रैशनल नंबर। मैं मानूंगा कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन हमें तो सर प्रूव करना है कि √5 क्या? इरेशनल। तो हमें पता वो इरेशनल है, लेकिन जबरदस्ती बोल रहा है इरेशनल प्रूव करने के, तो हम उल्टा मेथड लगाते। हम √5 को क्या मानेंगे? रैशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? √5 को रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है a अपॉन बी है, a अपॉन बी की खासियत क्या है कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर 1 है। दोनों के पास कॉमन फैक्टर 1 है। रैशनल नंबर की खासियत ही होती है कि उनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1। अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं, अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, सर ये तो हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि अभी जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन अगर मैं प्रूव कर दूं कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, तो फिर सर क्या होगा? ये तो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। और जब अगर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? इरैशनल नंबर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं। ये जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे √5 है, आपके स्कूल में सर ने एग्जाम में √3 दे दिया, √2 दे दिया, तो सब इसी मेथड से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस 5 की जगह 2 बस चिपका देना, बाकी बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले √5 को क्या मानना है? रैशनल नंबर मानना है। तो ढंग से पहले देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, सभी लोग एक एक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। √5 क्या है? रैशनल नंबर है। हमने अज्यूम किया कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये रैशनल नंबर है तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी a बाई बी। भाई साहब रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? तो आप a बाई बी लो, p बाई क्यू लो, आपकी मर्जी है। तो हमने माना कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? a बाई बी। और इनकी खासियत क्या होती है कि a और b को प्राइम होते हैं, मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ 1। सच दैट, कुछ इस तरह, सच दैट a एंड b आर को प्राइम्स। a एंड b क्या है? को प्राइम्स है। मतलब a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। अब हमारी इच्छा ये होगी कि a और b के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा निकाल लेंगे। 1 के अलावा निकाल लेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। अगर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? इरैशनल नंबर। लेकिन अभी हमने क्या माना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। क्या है? √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो उसकी शक्ल किसके बराबर होगी? a बाई बी के बराबर होगी। तो √5 एक रैशनल नंबर है, उसकी शक्ल a बाई बी के बराबर होगी। जब तक रूट लगा है ना तब तक आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो इधर √5 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर a बाई बी का स्क्वायर आ जाएगा। √5 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको प्रूव करना है कि a का फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है। सर a और b का तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन हम तो प्रूव करेंगे कि a और b के कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। अगर √3 क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 3 आता, क्योंकि यहाँ √3 लिखते तो हम प्रूव करते a और b के कॉमन फैक्टर 3 है। अगर √2 क्वेश्चन होता तो यहाँ √2 आता, यहाँ 2 आ जाता स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद, तो हम प्रूव करते a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन अभी क्वेश्चन √5 है, मतलब यहाँ 5 है, तो हम प्रूव करेंगे a और b के कॉमन फैक्टर क्या? 5। तो 5 को नीचे आना पड़ेगा, 5 को नीचे आना पड़ेगा, डिवाइड में आना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर बता पाओगे। तो सबसे पहले एक काम करो, सुनो, पहले b स्क्वायर को इधर ले जाओ। सर 5 को तो नीचे ला सकते थे, b स्क्वायर ऊपर 5 नीचे। मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, देखो। और इसको दे दो आप फर्स्ट। क्या किया? b स्क्वायर को इधर ले गए, b स्क्वायर को इधर ले गए, क्योंकि ये चीज आगे काम आएगी, ये चीज आगे काम आएगी। तो b स्क्वायर को इधर ले गए, 5 को इधर दिया, लेकिन 5 तो नीचे चाहिए था, तो अगले स्टेप में 5 को नीचे ले गए। मेरे को पता है सब लोग सोचते होंगे सर ये क्यों 2 स्टेप किए? 5, ये 5 नीचे चला जाता, b स्क्वायर ऊपर आ जाता, मेरे को पता है। लेकिन सुनो, पहले बात सुनो, ये चीज काम आएगी, कहाँ काम आएगी? आगे, तब आपको समझ में आएगा रीजन। तो पेशेंस रखिए। अब देखो ये क्या है, a स्क्वायर को 5 से डिवाइड लगाने b स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर को 5 से डिवाइड लगाने क्या आ रहा है? b स्क्वायर आ रहा है। तो देखो a को जब 5 से डिवाइड लगाते तो कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये अपॉन में 1 है ना, अपॉन के 1 के अलावा कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब a इज डिविजिबल बाई 5,
ए क्या है 5 से डिविजल है, ए किससे डिविजल है 5 से। जैसे जैसे 64 को आप 8 से डिवाइड लगाते हो, 64 को आप 8 से डिवाइड लगाते हो तो आंसर कितना आता है 8 आता है। 64 को 8 से डिवाइड लगाते हो आंसर कितना आता है 8 आता है, मतलब 64 8 से डिविजिबल है। इसी प्रकार ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड लगा तो आंसर कितना आया बी स्क्वायर आया, और बी मेरे को पता है कि ये कोई नंबर है। जैसे मैं यहाँ पे ना बी एक नंबर है, बी एक नंबर है, यहाँ फ्रैक्शन नहीं, बी एक नंबर है नंबर। तो ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड लगा रहे हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है ए को डिवाइड लगा रहा है, इसका मतलब 5 जो है ए का फैक्टर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं therefore 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए, 5 जो है वो ए को डिवाइड लगा रहा है, 5 जो है ए को डिवाइड लगा रहा है। अब अगली लाइन सुनना, अगली लाइन सुनना, यहां तक समझ में आ गया है। √5 को a बाई बी माना क्योंकि इसे हमने रैशनल माना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, 5 को नीचे लाया, a स्क्वायर अपॉन 5 करने से सिर्फ b स्क्वायर आ रहा है, b तो एक नंबर है, b तो एक नंबर है, एक अलग नंबर है a, तो a स्क्वायर को 5 से डिवाइड लगाने से सिर्फ b स्क्वायर आ रहा है, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 a को डिवाइड लगाता है, या 5 जो है a का फैक्टर है, 5 जो है a का फैक्टर है। अब आगे सुनना, मेरी बात सुनना, यहां से क्या प्रूव हुआ है कि 5 डिवाइड से, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आगे सुनना। 5 डिवाइड से 5 जो है वो a को डिवाइड लगाता है, 5 जो है वो a को डिवाइड लगाता है, 5 जो है a को डिवाइड लगाता है। 5 किसको डिवाइड लगाता है सर? 5 जो है वो 5 को डिवाइड लगाता है, 5 जो है 10 को डिवाइड लगाता है, 5 जो है 15 को डिवाइड लगाता है, 5 जो है 20 को डिवाइड लगाता है, 5 जो है 25 को डिवाइड लगाता है। तो हमसे बोला 5 जो है a को डिवाइड लगाता है, तो a इनमें से ही कोई होगा, a इनमें से ही कोई होगा क्योंकि 5 जो है a को डिवाइड लगाता है। अच्छा, 5 को 5 इंटू 1 बोलते हैं, इसको 5 इंटू 2 बोलते हैं, इसको 5 इंटू 3 बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये सब क्या बता रहे हो? देखो सुनो सुनो, ये 5 इंटू 4 ये होता है 5 इंटू 5। अब ए की खासियत क्या है सर? ए की खासियत है जिसको 5 डिवाइड लगाता हो। तो ये सारे लोग ए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर, क्योंकि ए की खासियत क्या है कि ए को कौन डिवाइड लगा रहा है? 5 डिवाइड लगा रहा है, तो ये सारे ए हो सकते हैं। और ये सारे ए देखो क्या है 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, ये सारे ए हैं। आप समझ में आ रहा है? मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपके लिए पहली बार ही, असली में 10th में था लेकिन अब 9th में आ चुका है। तो 5 डिवाइड से 5 कौन, ए कौन है? जो ऐसा नंबर जिसको 5 डिवाइड लगा दे। तो ये सारे नंबर आगे भी आएंगे, ये सारे नंबर है 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सारे ए हो सकते हैं। अब इनकी शक्ल देखो, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग। तो जो ए है वो 5 इंटू समथिंग है, जो ए है वो 5 इंटू समथिंग है। इसीलिए अगला स्टेप आता है कि लेट या पुट या यूज ए इक्वल टू 5c, ए बराबर 5c। अब ए बराबर 5c अगर आप ये नहीं समझते तो डायरेक्ट याद करते कि सर ये तो होता ही है, प्रूफ में करते ही है, सर ने कराया था, याद करेंगे। लेकिन मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों। ए कौन है? जो 5 से डिवाइड होता है। ए कौन है? 5 से। तो जितने लोग भी 5 से डिवाइड होते हैं वो सारे ए हैं, और जितने लोग भी 5 से डिवाइड होते हैं 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग होते हैं। तो मैंने बोला ए कौन? 5 इंटू समथिंग, ए कौन? 5 इंटू समथिंग। अब ए का काम हो चुका है, हमें काम करना है बी का, हमें बताना है कि बी को भी 5 डिवाइड लगाता है। ए का काम हो चुका है, ए को हटाना है। ए को कैसे हटाएं सर? यहाँ देखो ए स्क्वायर का वैल्यू है 5b स्क्वायर। क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू? 5b स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ तो ए है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हटाना है सर क्योंकि ए का काम हो चुका है, तो ए स्क्वायर के स्थान पर 5b स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर के स्थान पर 5b स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है कि 5 जो है b को भी डिवाइड लगाता है, c को तो जान दो, हमारा काम a और b में है। तो इस 25 को b के नीचे लाओ, तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू c स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं, तो 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। जरा देखिए b को 5 से डिवाइड लगाने में c आ रहा है, b को 5 से डिवाइड लगाने c आ रहा है, और मैंने अभी c दिखाया था आपको क्या था। जैसे 5 था 5 इंटू 1, 10 था 5 इंटू 2, 15 था 5 इंटू 3। तो देखो ये 1 2 3 था ना c, तो b को जब 5 से डिवाइड लगाते हैं तो कैसा आंसर आ रहा है? 1 2 3 ऐसा, और उसका स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 जो है b को भी डिवाइड लगा देता है। 5 डिवाइड्स b, 5 जो है वो b को डिवाइड लगा रहा है। इसे लो सेकंड, इसे लो फर्स्ट, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। 5 जो है a और b दोनों को डिवाइड लगा रहा है, लेकिन हमने बोला था a और b तो क्या है? कोप्राइम है।
ए और बी क्या है, को प्राइम है। सर अगर ए और बी को प्राइम है इसका मतलब इनके कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो सर आपने गलत पढ़ाया था क्या? नहीं, मैंने एकदम सही पढ़ाया था। तो सर ऐसी गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आप ही तो गलती कर रहे हो √5 को रैशनल मान के। √5 तो इरेशनल होता है। अब उल्टा गेम खेलोगे तो डेफिनेशन ही बिगड़ेगी। अब डेफिनेशन बिगड़ गई है इसलिए हम बोलेंगे √5 तो इरेशनल ही होना चाहिए। ये रैशनल करने से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ए और बी के कॉमन फैक्टर 5 आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact, it contradicts the fact that A and B are co-primes। ये उस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है जिसमें हमने बोला A और B क्या है, को-प्राइम है। इसीलिए hence contradiction arises, हम गलत साबित हो रहे हैं। contradiction arises by assuming √5 as a rational number। कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, हम गलत साबित हो रहे हैं √5 को रैशनल मान के, इसीलिए therefore √5 इज इररेशनल। हमने अपनी गलती सुधारी और √5 क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको √2 दे दे तो आप यहाँ 2 रख देना, यहाँ 2 रख देना, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो ए का फैक्टर हो गया। ए को कौन डिवाइड लगाता है, 2। फिर ए बराबर 2c कर देना, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा लेना, फिर वही चीज कॉपी करना और फिर बोलना 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड लगाता है। लेकिन ये उस फैक्ट को गलत साबित करता है जिसमें हमने बोला था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। इसलिए बहुत बड़ी गलती हो रही भाई साहब √2 को रैशनल मान के, इसलिए √2 क्या होगा, इररेशनल। ऐसे ही √3 आ सकता है, √7 आ सकता है। तो बस यही चीज आपको कॉपी करना है। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बनाए। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदेगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलो अब क्या करना है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म बदलना है। डेसिमल दिया है, आपको रैशनल नंबर बदलना है। डेसिमल दिया है, आपको रैशनल नंबर बदलना है। तो सबसे पहला 12.6 इसको बदलना आपको रैशनल नंबर में। बताइए डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? सर एक प्लेस है। डेसिमल के बाद जब एक प्लेस हो तो ऊपर नीचे 10 का इंटू करो। डेसिमल के बाद अगर एक प्लेस हो तो ऊपर नीचे आप 10 का इंटू करो। सर ऊपर 10 का इंटू करने से क्या होगा, डेसिमल गायब हो जाएगा। 126 नीचे बचा 10, डेसिमल गायब हो गया। अब ऊपर नीचे देखिए 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, तो ऊपर आ जाएगा 63, नीचे आ जाएगा 5। ये आ गया रैशनल नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.0120। सर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेस है, डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो ऊपर नीचे 4 डिजिट्स है ना, मतलब 10,000 में 4 जीरो होते हैं। किसमें 4 जीरो होते हैं? 10,000। तो ऊपर नीचे 10,000 का इंटू कर दो। ऊपर नीचे 10,000 का, तो ऊपर नीचे 10,000 का इंटू किया, ये ऊपर नीचे 10,000 का। तो डेसिमल प्लेस हट जाएगी यहाँ से, ये बचेगा सिर्फ 0,120। डेसिमल हट जाएगा और नीचे बचेगा 10,000। सर 0,120 का क्या मतलब होता है? ये तो 120 ही होता है भाई। 6 लिखो, 06 लिखो, बात एक ही होती है, लेकिन 06 को तो 6 ही लिखेंगे ना। तो 120 अपॉन 10,000, एक जीरो गया, 12 2 से जाएगा तो 6 बचेगा सर, 1000 2 से जाएगा तो क्या बचेगा 500, फिर से 2 से जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये क्या बचेगा 250। फाइनल रिजल्ट है 3/250। अगला क्वेश्चन,
ये बार वाला क्वेश्चन आ गया जो अपन ने पिछली एक्सरसाइज में किया था, लास्ट एक्सरसाइज में किया था 0.5 में, बार वाला क्वेश्चन। अब बार वाला जो क्वेश्चन आया, मैंने बोला था हमेशा इसे x के बराबर लिखना पड़ता है, हमेशा किसके बराबर लिखना पड़ता है, x के। अब इसमें एक तकलीफ है जो हमने 5th एक्सरसाइज में किया था, और यहां पर एक तकलीफ है। देखिए, डेसिमल को कायदे से यहां होना चाहिए, जो हम मेथड फॉलो करते हैं ना, जो हम मेथड फॉलो करते हैं वो इसके लिए करते हैं कि बार वाली डिजिट के बगल में डेसिमल होना चाहिए, बार वाली डिजिट के बगल में डेसिमल होना चाहिए। यहाँ देखिए, बार वाली डिजिट के बगल में डेसिमल नहीं है। आप देख लो 5th एक्सरसाइज में जो भी हमने क्वेश्चन कराया था, उसमें बार के बगल वाली डिजिट में बार था। जैसे 0.3 बार था तो बार के बगल वाली डिजिट बार और डेसिमल था। जैसे मान लो 0.94 बार है तो डेसिमल किसके बगल में है, बार के नीचे वाली डिजिट के बगल में है। लेकिन बार के नीचे क्या है, 5 है, उसके बगल में 0 है, उसमें बार नहीं, लेकिन यहाँ डेसिमल है। नहीं हो सकता भाई, डेसिमल को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बगल वाली डिजिट में बार होना चाहिए। जो हम मेथड करते हैं वो फेल हो जाएगा यहाँ पर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि डेसिमल के बगल वाली डिजिट में बार ना हो, डेसिमल के बगल वाली डिजिट में बार ना हो, तो आपको डेसिमल खिसकाना पड़ेगा। और सर डेसिमल खिसकाते कैसे, 10 का इंटू करके। डेसिमल कैसे खिसकाया जाता है, 10 का इंटू करके। तो x बराबर 3.052 दिया है, तो दोनों साइड 10 का इंटू कर दीजिए, दोनों साइड 10 का इंटू कर दीजिए, तो डेसिमल एक प्लेस खिसक गया। अब प्रोसेस वापस से लगाना है, जैसे हमने आपको 5th एक्सरसाइज में बताया था। क्या प्रोसेस था, सबसे पहले बार को ओपन करो, सबसे पहले बार को ओपन करो। तो 52, 52, 52 एंड सो ऑन। अगला स्टेप था बार के नीचे डिजिट गिनो, बार के नीचे डिजिट गिनो। बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो 100 का इंटू करते हैं, 3 डिजिट होगी तो दोनों साइड 1000 का इंटू करेंगे। तो बार के नीचे 2 डिजिट है तो दोनों साइड 100 का इंटू करो। 10 को 100 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ये 2 प्लेस खिसक जाएगा, ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस खिसक जाएगा, क्योंकि आपने 100 से इंटू किया। यहाँ बचेगा 52, 52 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन 2। फिर सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते थे। 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा सर। डेसिमल की बात सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 3052 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 3022। तो x बराबर हो जाएगा 3022 अपॉन 990। 2 से काट दीजिए, 1511 अपॉन 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 अपॉन, ये आ जाएगा 99, 49 और 5। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सबसे पहले x के बराबर रखना होगा। तो क्वेश्चन हमें दिया है x इक्वल टू 1.235 बार। अब देखिए, बार जो है वो 35 के ऊपर लगा हुआ है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जिसके ऊपर ही बार लगा होता है उसके बगल में डेसिमल होना चाहिए, मतलब डेसिमल यहां होना चाहिए था, डेसिमल को यहां होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं वहां पर। कोई बात नहीं, मैंने बोला था अगर आपको एक प्लेस डेसिमल खिसकाना है तो 10 से इंटू करोगे, और अगर आपको 2 प्लेस डेसिमल खिसकाना है तो 100 से इंटू करोगे। तो क्योंकि मुझे एक प्लेस डेसिमल खिसकाना है तो मैं 10 का इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 12.35 बार। अब जैसे ही क्वेश्चन सही हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बार को ओपन करना है। बार के नीचे 35 लिखा है तो 35 35 35 ऐसे रिपीट करके लिखना है। तो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप 10x इक्वल टू, इसे लिखेंगे 12.35 और इसे देना है आपको फर्स्ट इक्वेशन। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर बार के नीचे 2 डिजिट है, अगर बार के नीचे 2 डिजिट है तो दोनों साइड 100 का इंटू करना है। अगर बार के नीचे 3 डिजिट होती तो 1000 का इंटू करते हैं, जितनी डिजिट उतने जीरोस। तो बार के नीचे 2 डिजिट है तो दोनों साइड 100 का इंटू करेंगे। ये ऑलरेडी 10 है तो 10 इंटू 100 होता है 1000, और यहां 100 का इंटू करोगे तो आ जाएगा 1235.353535। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ेगा। अगला स्टेप होता है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो 1000 माइनस 10 करोगे तो आ जाएगा 990। डेसिमल की बात दोनों सेम है, डेसिमल की बात सेम है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि सर 1000 आपने 100 का इंटू किया तो 35 यहाँ 3 बार लिख रहे हैं, यहाँ 3 बार कैसे आ गया, 35 बहुत है ना हमारे पास, तो एंड सो ऑन लिखा ना, 35 कितनी बार भी लिख सकते हो। अब आप जब माइनस करते हो तो LHS माइनस करते हो, 1000 माइनस 10 990 आ जाएगा, और RHS माइनस करते हो। तो जब RHS माइनस करोगे तो डेसिमल की बात तो सेम है, तो इनका आंसर तो 0 आएगा। डेसिमल के पहले 1235 और इधर है ऊपर 12, तो 1235 और 12 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 1223। तो x आ जाएगा 1223 अपॉन 990। अब आपको कैंसिल करना होता है, अगर हो रहा है तो कैंसिल करना है। जैसे अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो 3 से ऊपर डिविजिबल नहीं है, नीचे है।
तो अगर कैंसिल होता है तो करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चेक कर लीजिएगा किसी से कैंसिल हो तो नहीं रहा है। आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.23 बार। तो ये तो बहुत आसान है, x इक्वल टू 0.23 बार। हमें यही चाहिए होता है कि बार जिसके ऊपर लगा है उसके बगल में डेसिमल हो। जैसे 2 के ऊपर बार लगा है तो उसके बगल में डेसिमल है, तो हमें तो यही चाहिए होता है। तो क्वेश्चन एकदम फिट है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप बार को ओपन करेंगे। तो बार को ओपन कैसे किया जाता है, 0.23 23 23। आपको 23 जितनी बार भी लिखना हो, 2 बार 3 बार आप लिख सकते हो। तो बार को ओपन किया, 23 23 23 आया। अब बार के नीचे 2 डिजिट है, बार के नीचे 2 डिजिट है, मतलब दोनों साइड 100 का इंटू करोगे। तो दोनों साइड आपने 100 का इंटू कर दिया। तो 100 का इंटू किया, डेसिमल 2 प्लेस खिसकेगा, तो ये 23.232323 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को आपको करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होता है, राइट साइड सब्ट्रैक्ट होता है। तो LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। और यहाँ डेसिमल की बात दोनों में सेम है। यहाँ पर 23 है डेसिमल से पहले, और डेसिमल से पहले यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो 23 माइनस 0 करोगे तो 23 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 23/99। ये आ जाएगा आंसर। अगर ये किसी से कैंसिल हो तो आपको करना है, बाकी 23 एक प्राइम नंबर है तो 1 और 23 से ही वो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 पार्ट, x बराबर दिया है 2.05 बार। अब देखिए बार जो है 5 के ऊपर लगा हुआ है। मैंने आपसे बोला था कि जिसके ऊपर ही बार लगा होता है उसके बगल में मेरे को डेसिमल चाहिए होता है। तो अभी फिलहाल तो है नहीं, डेसिमल को एक प्लेस खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेसिमल मेरे को चाहिए बार के बगल में, मतलब मुझे यहाँ चाहिए। तो बोला एक प्लेस खिसकाना ना, तो एक प्लेस खिसकाना है तो आप 10 का इंटू करोगे। तो चलिए दोनों साइड 10 का इंटू कर लेते हैं। तो 10x इक्वल टू 20.5 बार। अब क्वेश्चन एकदम सही हो चुका है। तो पहला स्टेप फॉलो करेंगे। अब पहला स्टेप क्या होता है, बार को ओपन करते हैं। तो पहला स्टेप होता है बार को ओपन करना। ये आएगा 20.555। अगला स्टेप होता है बार के नीचे जितनी डिजिट है इंटू 10 100,000 इतने का इंटू करना। तो बार के नीचे एक डिजिट है, बार के नीचे एक डिजिट थी, तो दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे। सर 10 तो पहले ही इंटू कर दिया था। अरे वो तो क्वेश्चन को सही करने के लिए किया था ना। तो बार के नीचे एक डिजिट है, दोनों साइड 10 का इंटू कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100x और ये आ जाएगा 205.555। एक प्लेस खिसक जाएगा ना डेसिमल, एंड सो ऑन। इसे दे देंगे सेकंड। और फिर हम क्या कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। डेसिमल सेम है। 205 माइनस 20, 205 माइनस 20 करोगे तो आ जाएगा 185। 205 माइनस 20 करोगे तो 185 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 185/90। और ये 5 से कट सकता है, तो 5 से अगर इसको मैं काट दूं तो ये 185 आता है। 5 की टेबल में 30 और 7 और नीचे आता है 18 टाइम्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो पॉज करके लिख लीजिए, आएंगे अगले क्वेश्चन में। सेवेंथ पार्ट, x इक्वल टू 2.125 बार। अब आप फिर से देख सकते हैं कि बार जो है वो 5 के ऊपर है, डेसिमल इधर है। मेरे को डेसिमल चाहिए होता है उस डिजिट के बगल में जिसके ऊपर बार होता है। तो मतलब मेरे को डेसिमल यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर डेसिमल चाहिए, मतलब मुझे 2 प्लेस खिसकाना है। आपकी बार मुझे 2 प्लेस खिसकाना है। तो अगर मुझे 2 प्लेस खिसकाना है तो दोनों साइड 100 का इंटू करेंगे। तो ये आ जाएगा 100x 212.5 बार। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। मुझे डेसिमल वहां चाहिए होता है जिसके ऊपर बार लगा होता है, उसके बगल में चाहिए होता है। तो 100 का इंटू किया तो 2 प्लेस खिसक गया डेसिमल। अब पहला स्टेप होता है बार को ओपन करो और 555 लिखो। तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 212.555। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अगला स्टेप होता है कि बार के नीचे कितनी डिजिट है उतना 10 का मल्टीपल इंटू करेंगे। तो बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है तो दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे। तो दोनों साइड जब 10 का इंटू करेंगे तो 100 का हो जाएगा 1000 और 10 का इंटू करोगे तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगी। तो 2125.555 और फिर सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट, LHS माइनस होता है, RHS माइनस होता है। LHS में 1000 है, ऊपर 100 है, तो 1000 माइनस 100 आ जाएगा 900 और इधर माइनस करेंगे तो 2125 और माइनस 212 ऐसे माइनस करना होगा। तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 11 माइनस 2 यहाँ से कैरी लोगे ना, तो 11 माइनस 2 हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 1913। ये आ जाएगा 1913। तो x आ जाएगा 1913/900।
अब चेक करिए 3 से डिविजल है कि नहीं है। 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 3 से डिविजल नहीं है। तो बाकी चेक कर लीजिएगा और किसी नंबर से हो तो। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8 पार्ट, x = 3.125 बार। फिर से वही कहानी, आपको डेसिमल 2 प्लेस खिसकाना पड़ेगा क्योंकि बार किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है, तो उसके बगल में डेसिमल होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आपको दोनों साइड 100 का इंटू करके पहले क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 312.5 बार। जैसे ही क्वेश्चन सही हो जाता है तो बार को ओपन करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 100x = 312.55 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अगला स्टेप होता है कि बार के नीचे डिजिट गिनिए कितनी है। बार के नीचे एक ही डिजिट है तो दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होती तो 100 का इंटू करते, तो दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और 3125.555। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 1000 - 100 हो जाएगा 900 और 3125 में से 312 माइनस करेंगे, 3125 में से 312 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 28। तो 2813 आ जाएगा, 2813। तो x आ जाएगा 2813 अपॉन 900। अब देखते हैं 3 से डिविजल है कि नहीं। 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 2 नहीं है डिविजल। बाकी और किसी नंबर से हो तो एक बार चेक कर लेंगे, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 9th पार्ट, x = 2.1625 बार। तो जिसके ऊपर बार है उसके बगल में डेसिमल है, बहुत सही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो प्रोसेस होता है उसको अपन अपनाएंगे। पहला स्टेप होता है प्रोसेस का कि बार को ओपन करना। बार के नीचे क्या 1625, तो 1625 रिपीट करेगा, 1625 1625 1625। तो यहां लिखेंगे 1625 1625 और ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अगला स्टेप, बार के नीचे 4 डिजिट, बार के नीचे 4 डिजिट। अगर बार के नीचे 4 डिजिट है तो 10 का कितना पावर 4 से इंटू होगा, मतलब 10,000 से इंटू होगा। तो दोनों साइड 10,000 से इंटू करेंगे, दोनों साइड 10,000 से इंटू करेंगे। जब आप 10,000 से इंटू करोगे तो डेसिमल 4 प्लेस खिसकेगा, ये हो जाएगा 21625.1625 1625। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सर 1625 तो एक ही होना चाहिए ना, डेसिमल यहां चला गया है। अगर डेसिमल ये वाला डेसिमल यहां चला गया तो 1625 तो एक ही होना चाहिए। तो भाई साहब ये 100 लगा है तो 1625 तो बहुत है ना भाई। बार किस पे लगा था 1625 पे, तो 1625 तो बहुत ही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कितने भी 1625 लगा दो। अब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 10,000 में से 1 जाएगा, जितने जीरो उतने 9, तो 4 जीरो तो 4 बार 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21625 और 2 32612 21623 21623। तो ये आ जाएगा 21623 और x आ जाएगा 21623 अपॉन 4 बार 9। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिविजल है। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। फिर से देख लो 2 1 3 3 6 9 9 2 11 3 14। तो ऊपर 3 से तो नहीं है, पॉज करके चेक कर लीजिए। आपको लोकेट करना है 0.532 और 1.15 बार को नंबर लाइन में। तो इसको लोकेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। हो सकता है कि मैं जो बताऊं आपके स्कूल का जो टीचर है वो थोड़ा डिफरेंट बता दे, मतलब दोनों का मतलब वही होगा लेकिन थोड़ा बताने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मेरे को बनाना है 0.532। अब 0.532 को अगर मैं अच्छे से विजुलाइज करूं तो 0.532 जो है, पहली बात तो ये 0 1 के बीच में आता है। 0.532 जो है वो सबसे पहली बात तो ये आता है 0 और 1 के बीच में। तो अगर ये 0 और 1 के बीच में आता है तो मेरा काम जो है सबसे पहला 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 0.532 को अगर मैं और अच्छे सोचूं 0.532, तो 0.532 0.532 0.532 0.5 और 0.6 के बीच में आता होगा। सही बात है, 0.5 और 0.6 के बीच में आता होगा 0.532। और अगर मैं अच्छे से सोचूं तो 0.5 और 0.6 के बीच में तो आता ही होगा। और अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं 0.532, तो 0.532 जो है 0.530 और 0.540 के बीच में आता होगा। कैसे? 0.530 के बाद क्या आएगा 0.531 0.532। तो मैं एकदम अंदर तक घुस चुका हूं नंबर लाइन के। अब हो सकता है कि आपके स्कूल में सीधे यहां बता दें 0.532, बाकी बताने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन दोनों का मतलब वही होगा। तो मेरे हिसाब से 0.532 के लिए
0.530 और 0.50 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर कहीं 0.5 होगा, यहां पर कहीं 0.5 होगा, तो मैं यहां पर 0.530 बना लेता हूं और बगल में बना लेता हूं 0.540। ये होगा 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, 0.35, 0.36, 0.536, 0.537, 0.538, 0.539 और 0.540। तो हमारा था 0.532, यह है 0.530, 0.531, यहां पर आएगा 0.532। तो एग्जैक्ट नंबर लाइन में कहां पर होगा हमने आपको बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.1555, 1.1555। अब देखो 1.15 बार, इसको भी अच्छे सोचते हैं कि किसके बीच में आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1.1555 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज ये 1 और 2 के बीच में आएगा। भाई 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो सबसे पहली चीज कि भाई साहब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, ठीक है। और सोचता हूं सर ये 1.1 और 1.2 के बीच में आएगा। 1.1 के बाद क्या आएगा? 1.11, 1.1 देखो ये 1.10 है ना, तो 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.15। लेकिन जब यहां पर 1.15 आ जाएगा और 1.16 आ जाएगा तो उसके बीच में होगा ये, क्योंकि ये 1.15 नहीं है, ये 1.15555 है। ठीक है, तो फिर से ये 1.15 बार जो है 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है सर, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। ये बन गई नंबर लाइन और हमने कहा ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है सर, अब ये आएगा 1.1 और 1.2 के बीच में, 1.1 और 1.2 के बीच में। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर 1.1 है और यहां पर 1.2 है। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूं और इसके बीच में अपन बनाते हैं 9 लाइंस। देखो पहली लाइन क्या बताएगी? ये 1.10 है, तो पहली लाइन क्या बताएगी? 1.11, क्योंकि 1.10 है। तो पहली लाइन क्या बताएगी? 1.11। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.12। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.13। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.14। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.15। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.16। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.17। अगली लाइन क्या बताएगी? 1.18 और अगली लाइन क्या बताएगी? 1.19 और उसके बाद बताएगी 1.2। तो 1.10 के बाद 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15। अब ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको ऐसे नहीं बनाना, ये 1.15 है और ये वाली जो लाइन है ये 1.16 है। और जो आपका क्वेश्चन है 1.1555, तो वो इसके बीच में होगा, इन दो लाइन के बीच में होगा, इन दो लाइन के बीच में होगा। तो यहां पर होगा, यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा 1.15 बार। आप चाहो तो बता सकते हो 1.15 है और ये वाला पॉइंट 1.15 है और ये वाला पॉइंट 1.16 है। तो स्कूल में भी अच्छा लगेगा उनको कि आपने एग्जैक्ट बताया। पॉज कर लीजिए। अब रैशनल नंबर निकालना है इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो आप चेक करिए कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? एलसीएम से। तो अब इन्होंने बोला कि इनको चाहिए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इनको चाहिए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 को मैंने लिखा 3/1 और 4 को लिखा 4/1। सर डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, सही है। अब 3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं आपको कि इन्फिनाइट रैशनल नंबर है कि नहीं है। भाई 3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 3.1, कोई बोला सर 3.2, मैंने बोला 3.22। किसी ने बोला 3.222, तो मैंने बोला 3.4 बार दो, 3.5 बार दो, 3.20, 3.24, 3.25, किसी ने बोला 3.31। तो 3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है, इसके बीच में दिख नहीं रहा है। बाकी पता तो है हमें इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो, ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो। मैथ्स में अलाउ है, आप ऊपर नीचे सेम नंबर का इंटू लगा सकते हैं। तो ऊपर नीचे आप 10 का इंटू लगा दो, तो ये हो जाएगा 6 रैशनल नंबर बिटवीन 10 का इंटू किया 30, नीचे 10 का इंटू किया 10, 40/10। अब दिख रहा है रैशनल नंबर, दिख रहा है। वैसे तो है इन्फिनाइट, लेकिन अब दिख रहा है।
कौन कौन दिख रहे हैं सर? 30/10 और 40/10 के बीच में हमें दिख रहा है 31/10, फिर हमें दिख रहा है 32/10, फिर हमें दिख रहा है 33/10, फिर हमें दिख रहा है 34/10, फिर हमें दिख रहा है 35/10 और फिर हमें दिख रहा है 36/10। हमें 6 बताने थे तो हमने बता दिया। आगे 37/10 भी है, 38/10 भी है, 39/10 भी है। तो 9 रैशनल नंबर दिख रहे हैं। अगर आपसे 9 रैशनल नंबर समझ में आ गया 39/10 तक, अगर आपसे 11 रैशनल नंबर मांगता तो फिर नहीं दिखते वो। तो जो मैंने 10 का इंटू किया ना, आप 100 का इंटू मार देते। तो भाई साहब अगर आप 100 का इंटू मारते तो ये हो जाता 300/100 और ये क्या हो जाता 400/100। अब 301 से लेकर 399 तक आपको 99 रैशनल नंबर दिख जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाता है अगर रैशनल नंबर कम पड़ जाते हैं दिखने में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सबसे पहले चेक करो क्या डिनोमिनेटर सेम है। सेम है सर। अब 2 और 3 के बीच में है तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, तो ऊपर नीचे हम 10 का इंटू लगा देंगे। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये हो जाएगा 20/50 एंड 30/50। अब 5 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे बताइए सर? 20 के बाद आएगा सर 21/50, फिर आएगा 22/50, फिर आएगा 23/50, फिर आएगा 24/50 और फिर आएगा 25/50। ये हो गया 5 रैशनल नंबर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो सर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो आपको इसको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है। तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। आप चेक कर लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, मुझे बताइए इसको 30 बनाने के लिए क्या चाहिए सर? इंटू 5 चाहिए। तो अगर आप इंटू 5 नीचे कर दो तो ऊपर भी कर लेना, तो 5/30 हो जाएगा। एंड बताओ इसको 30 बनाने के लिए क्या चाहिए सर? 6 चाहिए। तो ऊपर नीचे 6 का इंटू कर लीजिए, तो हो जाएगा 12/30। अब 5/30 के बाद 5 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 और 10/30। इसके बाद 11/30। 6 रैशनल नंबर तो दिख गए, ये 5 और 11/30। अगर 6 से ज्यादा मांगता तो ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा देते। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x का वैल्यू निकाल लो। निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 16/15। 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आप 3 और 5 का एलसीएम जब चेक करोगे तो 15 आता है। आप चेक कर लो, देखो पहले ऐसे 3 से डिवाइड लगाओगे, इधर 1 आएगा, 5 को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 से लगाओगे, इधर 1 आएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3 में क्या इंटू करते जो 15 आता है? 5। 3 में 5 का इंटू करते 15 आता है, तो 5 ऊपर इंटू 5x। बाकी आप एलसीएम जैसे भी ले तो आप ले लो। 5 में क्या इंटू करते हो? 3 का इंटू करते हो, तो ऊपर 3, 16/15। ये हो जाएगा 8x/15 इक्वल टू 16/15। ये नीचे नीचे वाला सेम है, कैंसिल हो जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 16 इंटू 15/15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है 8x इक्वल टू 16। अब ये 8 इंटू एक्स है, इंटू वाला नीचे डिवाइड में जाता है, ये हो जाएगा 16/8। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि a और b दो नंबर हैं नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अब बोल रहा है कि a+1/b 0 के बराबर है। a+1/b 0 के बराबर है। अच्छा, बोला कोई भी नंबर असाइन किए बिना, a और b में कोई भी नंबर असाइन किए बिना आप ए बी की साइन बता दो। मतलब देखो, वो बोल रहा है कि भाई साहब एक एक्सप्रेशन है a+1/b इक्वल टू 0। ए और बी एक नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर है मतलब जीरो के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1/7 कुछ भी हो सकता है। बोला ए और बी की जगह अपने से वैल्यू मत रखना, विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो नहीं रख रहे हैं ना, वैल्यू नहीं रखेंगे। तो बोला ए बी की साइन बता दो आप।
बोला ए बी बता दो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ए बी की साइन बता दो, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए नॉर्मल तरीका क्या होगा, पहले तो सर एलसीएम लेना होगा, ले लिया सर। बी एलसीएम कैसे आ गया, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो बी का इंटू हो जाएगा क्योंकि इसके तो नीचे 1 था, तो बी इंटू ए कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और सर 1 को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके जो डिनोमिनेटर में वही उसका एलसीएम है, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी प्लस 1 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा सर, बी की कहानी खत्म हो गई। अब क्योंकि आपको ए बी की साइन चाहिए तो ए बी को छोड़ दो और ए बी उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1, तो ए बी की साइन क्या आ गई, नेगेटिव, ए बी की साइन आ गई नेगेटिव, तो साइन ऑफ ए बी, साइन ऑफ ए बी इज नेगेटिव। लिख लीजिए क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में लिखा है एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है। डेसिमल टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे 7/5 है, इसका डेसिमल आएगा 1.4, तो 1.4 देखो 0.4 के बाद खत्म हो गया ना ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल की खासियत होती है कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टर 2 और 5 होते हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं 2 और 5 होते हैं। आप बोलोगे सर 2 तो है नहीं, तो भाई इसको आप लिख सकते हो 1 × 5, और 1 को लिख सकते हो 2 पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो 2 और 5 तो है ही। तो बोला कि एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और जिसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट 4th प्लेस पे आता है। लास्ट नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा, तो जो लास्ट नॉन जीरो प्लेस है वो कहाँ पे आता है, 4th डेसिमल प्लेस पे आता है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल ले लूं 0.3125, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखो ये जो 4th प्लेस पे, आप देखो ना 4th प्लेस पे जो नंबर लिखा है वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है 4th प्लेस पे जो भी लिखा है। अच्छा क्या बोला जा रहा है, शो दैट सच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/10/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे अपने से, आपको जो भी एग्जांपल लेना हो आप ले लो। तो अपने से हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 0.3124, डेसिमल का 4th प्लेस जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। आपको लगे कि सर यहाँ जीरो करना है तो यहाँ जीरो कर सकते हैं, 2 0 करना है 2 0 कर सकते हैं, 2 5 करना है 2 5 कर सकते हैं, बस 4th प्लेस जो है, 4th प्लेस जो है वहां पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब बोल रहा है ये जो भी आपने लिखा है उसकी शक्ल इससे मैच करनी चाहिए, मतलब नीचे 10^4 बनना चाहिए, तो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताओ कि मुझे अगर डेसिमल हटाना है, तो हमने छोटी क्लास में सीखा है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स गिनो कितनी है, तो मैंने गिना 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स मतलब 4 0 से ऊपर नीचे इंटू करना। 4 0 किस में आता है सर, 10,000 में आता है, तो ऊपर नीचे 10,000 का इंटू लगाएंगे ऊपर नीचे, तो 3125 इंटू 10,000, 1 2 3 4, और नीचे भी आ जाएगा 10,000, तो ऊपर नीचे हमने 10,000 का इंटू लगा दिया। अब 10,000 मतलब होता है 10 की पावर 4, देखो ना 4 जीरो है, और ऊपर देखो डेसिमल चला गया, ऊपर डेसिमल चला गया तो ये हो गया 3125, और नीचे हो जाएगा 10^4, जो कि किस फॉर्म में है, p/10^4। तो ये चीज प्रूव हो गई, पहली चीज प्रूव हो गई। ज्यादा देखो थ्योरी व्योरी लिखने का मतलब नहीं, अपने से आप एग्जाम्पल सोच लो और उसको बता दो कि p/10^4 के बराबर है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है वेयर p इज इंटीजर, बिल्कुल सही, p इंटीजर ही है, p इंटीजर ही है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 10, तो 3125 10 से डिविजल नहीं होता है, 3125 10 से डिविजल होता ही नहीं है। तो बोल रहा है कि p इज इंटीजर, हियर p इज 3125, जो कि क्या है, इंटीजर है। क्वेश्चन ने बोला p ऐसा लेना जो कि इंटीजर होगा, एंड नॉट डिविजिबल बाय 10, एंड नॉट डिविजिबल बाय 10, तो मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया जो 10 से डिविजिबल ना हो। लिखा देखो वेयर p इज इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, तो p ऐसा लेना जो डिविजिबल ना हो 10 से। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये जीरो लेना, जीरो इधर मत लेना, इस साइड ले सकते हो, 3105 कर सकते हो, 3120 मत करना, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि तब मैंने यहाँ तक पढ़ा नहीं था। तो ये हो गया डिविजिबल बाय 10, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, ढंग से पढ़ना, इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 10^4 है, डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म, जब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे, लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं। तो बोल रहा है कि लोएस्ट फॉर्म में लिखो, लोएस्ट फॉर्म में, तो इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखना होगा सर, मैं बताता हूं, देखो लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे लिखेंगे 3125 अपॉन 10^4, 10^4 को आप लिख सकते हो 2 × 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसे लिख सकते हो 3125, और 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 4 है सर, और 5 की कितनी पावर है, 4 है,
सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सीधे काटते ना, इसको ऐसे काटते, ऐसे लिखते 3125 अपॉन ऐसे लिखते। भाई ये लास्ट में बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि क्या डिनोमिनेटर डिविजिबल होगा इससे, 2 पावर 4 5 पावर 4 से क्या डिनोमिनेटर डिविजिबल होगा, इसलिए मैंने थोड़ा वैसी शक्ल का लिख दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा 3125 अपॉन 10 को लिखा 2 इंटू 5, देखो 10 को लिखा 2 इंटू 5 पावर 4 और फिर 2 पावर 4 5 पावर 4। अच्छा अब देखो 3125 जो है वो 5 की टेबल में आता है, 3125 जो है 5 की टेबल में आता है। तो 3125 को अगर आप 5 से काटोगे तो 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 5 625 आ जाएगा, एक 5 कैंसिल हुआ तो 3 आया। फिर 625 को फिर से 5 से कैंसिल करोगे तो आएगा 125 और एक 5 फिर से गया, क्यों 5 से कैंसिल किया ना ऊपर नीचे। फिर 5 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 25 और एक 5 गया, और फिर 5 से कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे 5 चला गया। तो लोएस्ट फॉर्म में आ गया, लोएस्ट फॉर्म में 5 अपॉन 2 पावर 4, 5 की पावर तो खत्म हो गई। अब बोल रहा है कि जब आप लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो भाई साहब इससे डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर। इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 पावर 4 और 5 पावर 4? भाई ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको अच्छे से देखो। तो फिलहाल जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 पूरा सिर्फ 2 पावर 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैं बोला 2 पावर 4 और 5 पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई साहब। ये 5 है, 5 किसको ऊपर काटेगा, तो जो मेरा डिनोमिनेटर बचा है वो 2 पावर 4 5 पावर 4 से पूरा डिविजिबल नहीं हो पाएगा। आधी बात समझ में, अगर सिर्फ 2 पावर 4 होता तब डिविजिबल होता, तो हम बोलेंगे इज इट नेसेसरी दैट, तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, मेरे एग्जांपल में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट denominator written in lowest form will be divisible by 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। ये जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर जो है 2 पावर 4 और 5 पावर 4 से डिवाइड हो जाए, जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया जिसमें नहीं आ रहा है, पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवीजन किए बताना है कि इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताना पड़ेगा, ठीक है, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n होता है तो उसमें डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे 18 अपॉन 125 लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 125 5 का क्यूब होता है। नहीं पता है तो बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो, 125 5 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से काटोगे तो 5 आएगा, सॉरी 25 को 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 को फिर से 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 5 आना ना 3 बार, तो इसे आप लिख सकते हैं 18 अपॉन 5 क्यूब। अच्छा अब इसमें नीचे 2 नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को पता है 2 आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं सर 2 आ रहा है, तो भाई साहब अगर मैं 1 का इंटू कर दूं नीचे तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता सर फर्क, और हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट छोटी क्लास में पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, किसी की भी पावर 0 कर दो हमेशा 1 होता है, डिफाइंड क्वांटिटी होनी चाहिए, किसी की पावर 0 कर दो तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कि भाई साहब ये 2 पावर 0 है और 5 पावर 3 तो बगल में है ही। अब जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, 2 पावर n 5 पावर n, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होते हैं तो कैसा डेसिमल देता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, क्योंकि हमने बोला सिंस डिनोमिनेटर is of form 2 power m into 5 power n, therefore decimal of 18 by 125 will be terminating। और इन्होंने एक और चीज हमसे बोली, इन्होंने एक और चीज बोली है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बता दो आप, स्टेट इफ टर्मिनेट्स देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बतानी है इसमें कि कितने डेसिमल प्लेस होंगे। तो डेसिमल प्लेस बताने के लिए 2 और 5 की पावर को सेम करना पड़ता है, 2 और 5 की पावर को सेम करना पड़ता है, तभी हम डेसिमल प्लेस बता सकते हैं। सर क्यों करना पड़ता है 2 और 5 की पावर सेम, क्योंकि 2 और 5 बनाता है 10 और 10 से मेरे को डेसिमल दिख जाता है, कैसे नहीं समझ में आया, आइए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 अपॉन 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 3 तक अपन ने छोड़ा था,
अब मैंने बोला 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। 5 की पावर 3 है लेकिन 2 की एक भी पावर नहीं है, तो 2 की पावर भी कितनी बनानी है, 3 बनानी है। तो 3 बनाने के लिए क्यों बनानी है सर 3, बता रहा हूँ, 10 बनेगा ना, 2 इंटू 5 10 बनेगा, तो बता रहा हूँ। अभी 2 की एक भी पावर नहीं है, आप ऊपर नीचे 2 की पावर 3 का इंटू कर लो, ऊपर नीचे 2 की पावर 3 का इंटू कर लो, क्या होगा सर इससे मैं बताता हूँ। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अब ये मिलके बना 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है सर। अब 18 इंटू 8 कर लेते हैं, 18 इंटू 8, 8 इंटू 20 होता है 160, 160 में 16 कम किया तो 144 आता होगा ये। अच्छा 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि अगर दो चीजों की पावर सेम होती है, दो चीजों की पावर सेम होती है तो पावर कॉमन आ जाती है। तो 2 और 5 दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 3, या आप सीधे 8 इंटू 125 कर लो, 1000 होता है। ज्यादा ज्ञान में जाओ ही नहीं आप, ठीक है, ज्यादा ज्ञान में पढ़ो ही नहीं। भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125, तो ये आ जाएगा 1000। नीचे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर डेसिमल के बाद 3 प्लेस होंगे, नीचे अगर 3 जीरो हैं तो ऊपर डेसिमल के बाद 3 प्लेस होंगे। तो इन्होंने बोला था भाई साहब कितने प्लेस होंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 आ जाएगा। पॉज कर लीजिए। ट्वेल्थ, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 पावर 3 इंटू 5। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, वैसे ये पावर सेम करना है। एक एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर 3 इंटू 5 है, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। बोल रहा है इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर सेम बना दो, 2 की पावर सेम बनने से 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 आ जाता है। तो यहां पर भी वही खेल खेलेंगे, 2 की पावर अपन सेम बना लेंगे और पी में मानूंगा कि एक इंटीजर है 0 और 10 के बीच में, तो 2 पावर 3 और यहां 5 की पावर 1 है। मेरी इच्छा है कि दोनों की पावर सेम हो जाए, तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। अभी 5 की कितनी पावर है सर, एक ही पावर है, 5 की एक ही पावर है, तो 5 को और कितनी पावर चाहिए होगी सर, 2 पावर चाहिए होगी, क्योंकि 2 पावर 3 है ना, ये 3 है ये 1 है, तो कमी कितनी है 2 पावर की। तो 5 की पावर 2 ऊपर नीचे हम इंटू लगा देंगे, तो 5 की पावर 2 इंटू लगा दिया तो ये आ गया 25p ऊपर, और नीचे आ गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अच्छा 2 पावर 3 होता है 8, 5 पावर 3 होता है 125, 8 इंटू 125 करोगे तो आ जाएगा 1000, तो 25p अपॉन 1000। और नीचे अगर 3 जीरो है तो डेसिमल प्लेस कितने होंगे 3 होंगे। उसने बोला था एक्सप्लेन कर दो, मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया, तो इसे अपन लिख सकते हैं 0.25p। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी हो जाएंगी 3, डेसिमल बाद 3 प्लेस, ठीक है। पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, हमें ए दिया है 7/12, बहुत बढ़िया, ए की वैल्यू दी है 7/12, बी दिया है 5/6, बी दिया है 5/6, ठीक है। एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी, एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ k1/m k2/m, इन दोनों की शक्ल k1/m और k2/m से मिलान करानी है, जहां पर k2 माइनस k1 का आंसर ग्रेटर देन 6 आना चाहिए, k2 माइनस k1 का आंसर 6 से बड़ा आना चाहिए। अच्छा आप ढंग से देखो, आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों की शक्ल उससे मैच करानी है। अच्छा तो भाई साहब पहला फ्रैक्शन अपने को क्या दिया है 7/12, अब पहले फ्रैक्शन की शक्ल क्या दी है k1/m, मतलब 7 है यहां पर k1 और m है यहां पे 12। अच्छा दूसरी शक्ल क्या होनी चाहिए k2/m, सर k2 तो ठीक था लेकिन नीचे वाले को m नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते m, क्योंकि आप ही ने तो यहाँ m लिखा 12 है, लेकिन यहाँ m तो 12 नहीं है, यहाँ तो 6 है। अच्छा बड़ी दिक्कत है। इन्होंने बोला दोनों की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, पहले वाले की होनी चाहिए k1/m, दूसरे वाली की शक्ल होनी चाहिए k2/m। तो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई साहब m तो सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो सर a की वैल्यू 7/12 छोड़ देते हैं और b की वैल्यू 5/6 रखते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कर देते हैं। यहां डिनोमिनेटर कितना है सर 12 है, यहां डिनोमिनेटर कितना है 6 है,
तो अगर मैं इसमें 2 का इंटू लगाता हूं, सुनना, अगर मैं 2 का इंटू लगाता हूं तो 6 इंटू 2 12, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, लेकिन एक तकलीफ साथ में आएगी, एक साथ में तकलीफ आएगी। क्या आएगी सर? देखना, जब मैंने ऊपर नीचे 2 का इंटू लगाया तो डिनोमिनेटर बहुत बढ़िया सेम हो गया, सेम हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि न्यूमरेटर को भी ध्यान दे देना भाई साहब, न्यूमरेटर है K1 K2, तो ध्यान दे रहा है न्यूमरेटर K1 K2 है, तो उसने बोला कि K2 और K1 का डिफरेंस 6 से बड़ा होना चाहिए। अभी K2 क्या है? K2 10 है सर। आपको कैसे पता कि K2 है? कि देखो ना, दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या है? K2, और पहले वाले के न्यूमरेटर क्या है? K1। तो अभी K2 और K1 का डिफरेंस कितना है सर? 3 ही है। K2 और K1 का डिफरेंस कितना? 3 है। तो यहां से काम नहीं बना, यहां से काम नहीं बना, तो और भी इंटू करना पड़ेगा, और उसको भी इंटू करना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी देखो दोनों डिनोमिनेटर 12 है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दूं, ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दूं, तो ये हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 24। अब बताइए सर K2 और K1 का डिफरेंस कितना है? 6 है, एग्जैक्ट 6 है। देखो 20 माइनस 14 क्या है? 6 है, लेकिन इसने बोला डिफरेंस 6 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब सर 3 का इंटू करना है, 3 का इंटू। तो आइए 3 का इंटू कर देते हैं, 3 का इंटू अभी कर देते हैं सीधे 3 का इंटू। तो सबसे पहले मैंने किया था इंटू 2। क्यों किया था याद है? हाँ सर याद है, आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था। लेकिन सर एक तकलीफ आ गई थी यहां पर, क्या आई थी? इन्होंने बोला था कि K2 और K1 का डिफरेंस 6 से बड़ा होना चाहिए। अभी डिफरेंस कितना था? 3 ही था। तो हमें दोनों को वापस से 36 बनाना है, क्यों 24 बना के तो देख लिया काम नहीं होता, एग्जैक्ट डिफरेंस 6 आता है। तो ऊपर नीचे 3 का इंटू कर देते हैं, ऊपर नीचे 3 का इंटू, ऊपर नीचे हम 3 का इंटू कर देंगे। कहां जा रहे हैं आप? ऊपर नीचे 3 का इंटू, तो फर्दर 3 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21/36, और यहां पर भी मैंने 3 का इंटू किया, तो 10/12 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 30/36। अब देखिए जरा अच्छे से, अब देखिए नीचे वाला m सेम है सर, ऊपर K1 कितना है? 21 है, K2 कितना है? 30 है। तो यहां हम बताएंगे कि भाई साहब K2 है 30 और K1 है 21, तो K2 माइनस K1 का आंसर आ रहा है 9। K2 माइनस K1 का आंसर आ रहा है 9, जो कि ग्रेटर देन 6 है। पहला काम तो हो गया, पहला काम तो हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, ठीक है, डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है। राइट एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो 21, 36 और 30/36 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 21/36 एंड 30/36, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो इनके बीच में रैशनल नंबर होंगे कितने सर? 21 और 30, इनके बीच में होंगे कितने? 8 होंगे, 8, ठीक है। गिनती कर लो, गिनती कर लो, 22/36 होगा, 23/36 होगा, 24/36 होगा, 25/36 होगा, 26/36 होगा, 27/36 होगा, 28/36 होगा, 29/36 होगा। तो 8 रैशनल नंबर होंगे। सर आपको कैसे पता 8 रैशनल नंबर होंगे? क्योंकि 21 और 30 का डिफरेंस कितना? 9। जितना भी डिफरेंस होता है ना, उससे कम रैशनल नंबर होता है, एक कम रैशनल नंबर होता है। सर ये सब क्यों बता रहा हूं? आगे काम आएगा आगे। पहले अपन 5 रैशनल नंबर लिख देते हैं। तो 5 रैशनल नंबर लिख देता हूं, 21/36 और 30/36, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। ये मैंने 5 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख दिए। पार्ट की बात करेंगे, अगले पार्ट में बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। अभी लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं यहां से आपको बता देता हूं, ढंग से सुनना। भाई ये बताओ, मान लो 3/7 लिखा है मैंने, और यहां पर लिखा है 5/7। बताइए K1 और K2 के बीच का डिफरेंस कितना है? सर 2 है। अभी आप K1 और K2 समझ रहे हो ना, न्यूमरेटर की बात कर रहा है वो। K1 K2 क्या था? न्यूमरेटर। तो मुझे इनके बीच में कितने रैशनल नंबर मिलेंगे? सर आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलेगा। तो अगर आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, अगर आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 + 1 के या तो बराबर होगा। भाई अगर आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, अगर आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, तो K2 और K1 के बीच का डिफरेंस या तो 1 + 1 के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो। सर +1 क्यों लगा? क्योंकि यहां लगा n+1। अच्छा 1 + 1 में मजा ना आया तो दूसरा बताता हूं, देखो
11/7 और 15/7, बताइए इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे सर? 3 होंगे। 12/17, इनके बीच में होंगे 12/17, 13/17 और 14/17। सर 3 रैशनल नंबर होंगे इनके बीच में, 1 2 3। तो अगर आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए, अगर आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए तो K2 और K1 के बीच का डिफरेंस, K2 और K1 के बीच का डिफरेंस, अभी कितना K2 और K1 के बीच का डिफरेंस? 4 है। डिफरेंस कितना? 4 है। तो अगर आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए तो K2 और K1 का डिफरेंस 3 + 1 से या तो बराबर होना चाहिए। भाई मेरे को कितने रैशनल नंबर चाहिए? 3। ढंग से सुनो, रैशनल नंबर कितने चाहिए? 3। और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 + 1, 4 के या तो बराबर हो या तो 4 से बड़ा हो। अगर 4 से बड़ा होगा तो 3 रैशनल नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। अभी डिफरेंस कितना देखो, एग्जैक्ट 4 है। डिफरेंस कितना? एग्जैक्ट 4 है। जब डिफरेंस एग्जैक्ट 4 है तो रैशनल नंबर कितने मिल रहे हैं? 3। तो डिफरेंस कितना? 3 + 1। तो जब भी आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए होंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 + 1 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपको एक और एग्जांपल लेता हूं फिर वहां पहुंचता हूं। मान लो लिखा है मैंने 20, या ये वाले में ही आ जाओ, इसी में आ जाओ, इसी में आ जाओ। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखे मैंने, 27, 28 और 29। ठीक है, 8 रैशनल नंबर है। बताओ K2 और K1 के बीच का डिफरेंस क्या है? सर K2 और K1 के बीच का डिफरेंस 9 है। तो अगर आपको इनके बीच में 8 रैशनल नंबर चाहिए, अगर आपको इनके बीच में 8 रैशनल नंबर चाहिए तो इनके बीच का डिफरेंस 8 + 1 मतलब 9 के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपको इसके बीच में 8 रैशनल नंबर चाहिए तो इनके बीच का डिफरेंस या तो 8 + 1 9 होना चाहिए, जो कि है, या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको इफ यू वांट यहां पहले अपन इससे बता देंगे, पहले अपन इस एग्जांपल से बता देंगे फिर यहां लिखेंगे। तो देयरफॉर यहां लिख देता हूं पहले जो मैंने बताया। इफ वी वांट n rational number between a and b, we should have इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? बताओ मेरे को 8 रैशनल नंबर चाहिए था, तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 + 1 9, या तो 9 के बराबर हो या तो 9 से बड़ा हो। तो इनका डिफरेंस या तो n + 1 से बड़ा हो, 8 + 1 से बड़ा हो, अभी 8 + 1 9 है डिफरेंस, या उसके बराबर भी हो। सर वहां तो नहीं लगा बराबर, यही कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगी, इक्वल कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करेगी। सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है तो उससे ऐसा नहीं कि हम वही चीज करें। अब बताओ यहां देखो मैंने इक्वल क्यों लगाया, आप बताओ डिफरेंस इसके बीच का 9 है। हाँ सर है। रैशनल नंबर कितने मिल रहे हैं? सब 8 मिल रहे हैं। डिफरेंस इसके बीच का 9 है, रैशनल नंबर मिल रहा है 8 + 1 करूं तो 9। तो बताइए K2 - K1 कितना? देखो K2 - K1 कितना है सर? 9 है। और इनके बीच का रैशनल नंबर कितने मिल रहे हैं सर? 8 मिल रहे हैं। और ये जो n + 1 है अगर उसकी वैल्यू निकाल लूं तो n + 1 की वैल्यू 8 + 1 क्या आ जाएगा? 9। तो भाई साहब यहाँ इक्वल भी तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एनसीईआरटी नहीं लगाया, उससे छूट गया, वो क्या चाह रहा है अब क्या पता, नई किताब है। लेकिन हम तो अपने कंसेप्ट से चलेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे टेकिंग प्रीवियस एग्जाम्पल ए था 21/36 और बी है 30/36। तो हम बोलेंगे कि यहाँ K2 - K1 है 9 और नंबर ऑफ रैशनल नंबर मिल रहा है 8। तो यहाँ पे क्लियरली K2 - K1 का जो आंसर है वो 8 + 1। भाई देखो अगर आपको 8 रैशनल नंबर चाहिए तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ तो 8 + 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 9 या तो बड़ा होना चाहिए 8 + 1 से, क्योंकि आपको 8 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, या तो उसके बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहां पर मैंने ये लिख दिया, पॉज करके लिख लीजिए। x + y + z 0 दिया है, गिवन है हमें, गिवन x + y + z = 0 और साथ ही साथ xy + yz + zx भी 0 है। शो दैट x y z मस्ट बी 0 टू प्रूव कि x y z ये तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। बहुत बढ़िया, प्रूव कर लेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए 4th चैप्टर की आइडेंटिटी लगती है। इसको प्रूव करने के लिए 4th चैप्टर की आइडेंटिटी लगती है, कुछ नहीं कर सकता। ये a + b + c है,
तो फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। शायद आपने छोटी क्लास में भी पढ़ाई होगा अपने ये। तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे। किस में लगाएंगे सर? x प्लस वाई प्लस जेड में लगाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड में लगा देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या आता है? सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन ने बोल दिया भाई साहब 0 है, रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इन तीनों से 2 कॉमन लिया तो बचा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में 2 कॉमन था, मैंने ले लिया। क्यों लिया सर? क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है। 0 का स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ये 0 है तो ये 0 हो गया। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो भाई साहब ये क्या बोल रहा है? ये बोलने की कोशिश कर रहा है एक नंबर है उसका मैंने स्क्वायर किया। आप बताइए किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो पॉजिटिव आंसर आता है कि नहीं आता है? भाई -3 का स्क्वायर करते हो 9 आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो पॉजिटिव आता है। तो सर ये एक नंबर है, उसका स्क्वायर किया, कौन सा नंबर आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा सर, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। फिर इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा सर? या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका स्क्वायर किया या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। उन तीनों अगर मैं जोड़ दूं और आंसर 0 आ रहा है, यहाँ क्या किया? एक नंबर है उसका स्क्वायर किया, पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, ठीक है। 0 की साइन नहीं होती ना, इसलिए वाई एक नंबर है जिसका स्क्वायर किया, या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा। फिर ये या तो पॉजिटिव आएगा 0 आएगा। बोला तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब तीनों 0 होंगे। क्यों? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0। तो हम बोलेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स वाई और जेड तीनों 0 हो जाए। कर लीजिए पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। बोल रहा है कि a प्लस बी बाई टू इसके बीच में लाई करता है, a और b के बीच में लाई करता है, a और b के बीच में लाई करता है, a और b के बीच में। अच्छा, बोल रहा है a प्लस बी बाई 2 a और b के बीच में लाई करता है। अच्छा, तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव हमें इससे प्रूव कर रहा है कि a प्लस बी बाई 2 जो है वो a और b के बीच में लाई करता है। जैसे 4 जो है 3 और 5 के बीच में लाई करता है। तो क्लियरली 3 छोटा होता है 4 से और 4 छोटा होता है 5 से। इसी प्रकार अगर a प्लस बी बाई 2 a और b के बीच में लाई करना चाहता है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ये चीज लाना है, बिल्कुल लाना है सर। अच्छा, अगर 4 3 और 5 के बीच में आता है तो 3 छोटा होता है 4 से, 4 छोटा होता है 5 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा हटाओ, इसको हटाओ। a और b के बीच की खासियत देखो, क्या a b से छोटा होता है? हाँ सर। अच्छा, तो सबसे पहले लेट a लेस देन b। a क्या लिया अपन ने? a लेस देन b लिया। अब दोनों साइड a का प्लस मारते हैं। दोनों साइड किसका मारेंगे? a का प्लस। ढंग से देखते जाइएगा, दोनों साइड a का प्लस मार देंगे। दोनों साइड a का प्लस। सर क्यों मारना है दोनों साइड a का प्लस? क्योंकि मुझे किसी को a प्लस b बनाना है, मुझे किसी को a प्लस b बनाना है। और मुझे किसी को a प्लस b कैसे बनेगा? देखो, ये तो a प्लस b बन नहीं सकता, ये a प्लस b बन सकता है। वो कब बन सकता है? जब उसमें a प्लस में आ जाए। तो इसलिए दोनों साइड हमने a का प्लस लगा दिया। ठीक है सर। अब ये हो गया 2a, a प्लस a 2a, और ये है a प्लस b। 2 का डिवाइड लगा देते हैं दोनों साइड, तो यहां से 2 चला जाएगा, यहां आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2। इसे दे दो फर्स्ट। देखो इतना अपन ले आए, इतना अपन ले आए। जब मैंने दोनों साइड a का प्लस किया तो ये इतना पोर्शन तो आ ही गया। अब इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन आइए फिर से उठाइए, a लेस देन b। अब फिर से इच्छा जाग रही कि a प्लस b बना लूं, तो अब प्लस b कर देते हैं दोनों साइड, प्लस b। तो दोनों साइड प्लस b कर देते हैं, दोनों साइड प्लस b कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा 2b। दोनों साइड 2 का डिवाइड लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b आ जाएगा। इसे दे दो 2। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 a बोल रहा है कि भैया वो लेस है a प्लस बी बाई 2 से। ठीक है, a बोल रहा है कि वो लेस है a प्लस बी बाई 2 से, और 2 बोल रहा है कि खुद वो a प्लस बी बाई 2 किससे लेस है? b से।
a प्लस बी बाई 2 किससे लेस है? b से। क्या यही हमें लाना था? हाँ सर, ये तो मैच कर गया। पॉज किया जाए। क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदेगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9 का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। सारे हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए आपको, सारे हाइपोटेनस की लेंथ। तो इसमें ट्राइंगल तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ट्राइंगल आपको बता देता हूं, आप खुद ही निकाल लोगे। छोटी क्लास में हमें सिखाया गया था कि अगर एक राइट ट्राइंगल हम बना दें तो ये परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसे बेस मान सकते हैं, और ये तो पक्का ये हाइपोटेनस ही होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमसे बोला गया था एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला पहला वाला ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल में आपको ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अपनी किताब खोल लीजिएगा, उसमें दिखेगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर बेस तो है। तो ट्राइंगल 1 की बात करता हूं मैं, ट्राइंगल 1, तो यहां लिखूंगा मैं ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1, परपेंडिकुलर दिया है 1, बेस दिया है 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1, बेस है 1। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, तो एच बराबर आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा √2। तो पहले वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस आ गया √2। अब दूसरा ट्राइंगल लगा लेना इसी प्रकार बिल्कुल सेम प्रोसेस। हाँ, एक और बता दे रहा हूं फिर आप करेंगे। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर है 2, बेस है 1 और 90 के सामने हाइपोटेनस आपको चाहिए। एक √2 एक 1 है और हाइपोटेनस चाहिए। तो ट्राइंगल 2 की बात करेंगे, ट्राइंगल 2 की परपेंडिकुलर है √2, बेस है 1 और आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है √2, सॉरी हाइपोटेनस तो निकालना था, परपेंडिकुलर है √2, बेस है 1, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो h आ जाएगा √3। अरे सर ये √2 है, ये √3 है। हाँ ये तो ये √2 है, ये √3 आ गया, तो अगला √4 आना चाहिए। अगर अगला √4 आ गया तो फिर हम समझ जाएंगे पैटर्न। ठीक है सर, एक और कर लेते हैं, एक और, ये वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर √3, बेस 1, आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। चलो ट्राइंगल 3, परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1 और आपको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको निकालना है, पिछला वाला मत ले लीजिएगा बार बार, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 4 होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो हाइपोटेनस आ जाएगा √4। सर ये तो वही चीज हो गई,
मतलब आगे √5, √6, √7, √8 ऐसे आता जाएगा। तो अगर आपके स्कूल में बोले कि सिमिलरली करके आ जाएगा आंसर तो कर लेना, अगर आपके स्कूल में बोले नहीं सर सबका निकालना है तो निकाल लो, हमने तो आपको प्रोसेस बता दिया। पॉज कर लीजिए।